हेलो एवरीवन, दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑन इलेक्ट्रोलिसिस और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैकेनिज्म का मतलब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस का जो पूरा प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, पूरे प्रोसेस में क्या क्या होता है और फिर उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स मैकेनिज्म से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का पूरा सेटअप होता है कुछ इस तरीके से होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड एक टर्मिनल होता है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड होता है और कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड होता है। और एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप्ड होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकता है, मतलब वाटर में डिसॉल्व करके इलेक्ट्रोलाइट को तब भी बन सकता है, या फिर यही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो होता है वो मॉल्टन सब्सटेंस से भी बन सकता है, जैसे मॉल्टन NaCl या मॉल्टन PbCl2, उससे भी ये इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म हो सकता है। तो मैकेनिज्म में होता क्या है, क्योंकि आपको पता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम इसमें कॉपर सल्फेट यूज़ कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट का आपको पता है Cu2+ और सल्फेट आयंस फॉर्म करता है। उसी तरीके से वाटर, क्योंकि वाटर है अगर इसमें, तो ये फॉर्म करेगा H+ और OH- आयंस। अब जो पॉजिटिव आयंस हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयंस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है बैटरी का? कैथोड। तो पॉजिटिव आयन जनरली कैथोड की तरफ मूव करते हैं और कैथोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो डिस्चार्ज होने का मतलब ये हुआ कि वो अपना जो चार्ज है वो लूज़ कर देते हैं। तो पॉजिटिव आयन पॉजिटिव चार्ज लूज़ कब करेंगे? जब वो एक इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन की उनको रिक्वायरमेंट होती है उतने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कैथोड पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और अपना चार्ज लूज़ कर लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है कैथोड पे, और प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आप कह सकते हो कि कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन का प्रोसेस होता है। उसी तरीके से अगर आप एनोड की बात करो तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ या पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन से आयंस अट्रैक्ट होंगे? वो होंगे नेगेटिव आयंस। तो नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो जाएंगे एनोड की तरफ और वो भी वहाँ पे अपना जो चार्ज है वो लूज़ करते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो चार्ज लूज़ करने का मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो ये प्रोसेस चलता रहता है इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटायंस या एनायंस होंगे वो अपने आप को क्या करते रहते हैं? न्यूट्रलाइज करते रहते हैं। तो इस तरीके से कोई केमिकल रिएक्शन इसमें होती है। अब दूसरा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं ये आपको मैकेनिज्म से पता चल गया होगा कि यहाँ पे सबसे पहले हम एक बैटरी यूज़ कर रहे हैं। तो बैटरी कौन सी करंट ड्रॉ करती है? वो करती है डायरेक्ट करंट। तो सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रोलिसिस में हम यूज़ करेंगे ओनली एंड ओनली डायरेक्ट करंट। हम अल्टरनेटिंग करंट यूज़ नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में। अल्टरनेटिंग करंट अगर हम यूज़ करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करने से इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं तो उससे इलेक्ट्रोलिसिस क्यों नहीं होता है? तो आपको पूरा प्रोसेस जो है मैकेनिज्म है वो पता है इलेक्ट्रोलिसिस का कि क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड अटैच्ड होता है, नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड कनेक्टेड होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का वो ऑक्सीडेशन वहाँ पे होता है, नेगेटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का वहाँ पे रिडक्शन होता है, और इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। आपको पता है कि करंट जो फ्लो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। तो इसीलिए करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। आपको पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे रिडक्शन होना है। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे नेगेटिव आयंस मूव करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। अब क्या होगा अगर हम अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं? तो आपको अल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टी पता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, वो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है अल्टरनेटिंग करंट की। तो क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, कभी वो इधर से इधर को ट्रैवल करेगा, कभी वो इधर से इधर को ट्रैवल करेगा। तो वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और आपको पता है
कि जो अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लगभग 50 हर्ट्ज के आसपास होती है। इसका मतलब एक सेकंड में वो 50 टाइम्स अपनी डायरेक्शन इधर करेगा और उतने ही टाइम्स उधर को भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो आप कह सकते हो कि एक सेकंड में 100 टाइम्स उसकी डायरेक्शन लगभग चेंज हो जाती है। तो अगर इतनी बार वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल तो है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल तभी होगा जब करंट की डायरेक्शन हमें पता चलती है। करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करता है। यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट के केस में करंट कभी इधर को मूव करेगी, कभी इधर को मूव करेगी। तो कभी ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, कभी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन जाएगा। तो उसकी वजह से जो आयंस होंगे, आयंस को पता ही नहीं है आयंस कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, तो आयंस कहीं भी मूव नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा ही नहीं। तो इसीलिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट करंट ही हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। दूसरी चीज़ आपको पता है कि जो एनोड होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, क्योंकि नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो ऑक्सीडेशन एनोड पे होना है, रिडक्शन कैथोड पे होना है। और आपको पता है कि ऑक्सीडेशन के टाइम पे जो एटम्स या आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेंगे ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एट एनोड, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन भी करेंगे वो ड्यूरिंग रिडक्शन एट कैथोड। उस सर्किट के थ्रू वही इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे आएंगे बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे लूज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे गेन होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी अल्टरनेटिंग करंट की। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का अगर मेरे पास सॉल्यूशन है तो उसके पास कॉपर और सल्फेट आयन वो फॉर्म करता है और वाटर फॉर्म करता है H+ और OH- आयंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो टाइप की आपके पास पॉजिटिव आयंस हैं, दो टाइप के नेगेटिव आयंस हैं। अब क्वेश्चन ये आता है आपके पास कि जो पॉजिटिव आयंस हैं ये दोनों पॉजिटिव आयंस क्या मूव करेंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि आपको पता है कैथोड की तरफ पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं। तो केवल कॉपर आयन मूव करेगा या H+ आयन मूव करेगा या दोनों आयंस मूव करेंगे। उसी तरीके से नेगेटिव आयंस में से कौन सा मूव करेगा एनोड की तरफ, या प्रेफरेंस किसको मिलेगी, तो उसी को हम कहते हैं सेलेक्टिव डिस्चार्ज, कि कौन पहले जाएगा कैथोड की तरफ या कौन सा एनायन एनोड की तरफ पहले जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि सेलेक्टिव डिस्चार्ज होगा किसका। तो उन फैक्टर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला फैक्टर है ईज ऑफ रिडक्शन का, मतलब जिस आयन का रिडक्शन या जिस आयन का ऑक्सीडेशन, अगर पॉजिटिव आयन होगा तो उसका रिडक्शन होना है और नेगेटिव आयन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होना है। तो किस पॉजिटिव आयन का रिडक्शन इजीली हो जाता है या फिर किस नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है, इस पर भी डिपेंड करता है। अब हमको कैसे पता चलता है कि किस पॉजिटिव आयन का रिडक्शन इजीली होता है और किस नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन इजीली होता है, उसके लिए हमारे पास एक सीरीज है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये मेटल आयंस की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स नहीं है लेकिन मेन मेटल आयंस जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये ऑर्डर है, कैसा ऑर्डर है, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन। मतलब अगर आप बात करते हैं ऊपर से आप नीचे की तरफ जाते हैं तो रिडक्शन ज़्यादा इजी होगा उस मेटल आयन का। मतलब अगर आपके पास प्लेटिनम का आयन है तो इसका रिडक्शन सबसे आसान होगा एज कंपेयर टू पोटेशियम। पोटेशियम का रिडक्शन सबसे डिफिकल्ट होगा। तो आप इस सीरीज में देखोगे कि किसका रिडक्शन सबसे इजी होगा, उसका रिडक्शन पहले होगा। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास दो आयन्स हैं, कॉपर आयन और H+ आयन। तो आप सीरीज में देखिए, कॉपर आयन नीचे है, हाइड्रोजन आयन ऊपर होगा, हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर है। तो क्योंकि जो जितना नीचे होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका रिडक्शन उतना इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉपर का रिडक्शन ज़्यादा इजी है और हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू कॉपर। तो क्योंकि कॉपर का रिडक्शन ज़्यादा इजी है तो कौन जाएगा पहले रिड्यूस होने के लिए कैथोड पे, कॉपर जाएगा। तो ये तो थी बात ईज ऑफ रिडक्शन की। उसी तरीके से आप एनायंस के केस में भी देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास हैं सल्फेट आयंस और OH- आयंस। अब सल्फेट और OH- आयंस के लिए, एनायन के लिए ये सीरीज आपको दिख रही है। इस सीरीज में सल्फेट आयन है, नाइट्रेट आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड OH- आयंस। तो कुछ आयंस यहाँ पर भी हैं। तो आपको कंपेयर करना है सल्फेट और OH- से। तो आपको पता है दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब जो OH- आयन होगा इसका ऑक्सीडेशन सबसे इजी होगा एज कंपेयर टू सल्फेट। सल्फेट का ऑक्सीडेशन सबसे डिफिकल्ट होगा। तो इसका मतलब सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं क्योंकि सबसे डिफिकल्ट है। और यहाँ पे हमारे पास दूसरा OH- था। तो OH- आयन का तो सबसे इजी है ऑक्सीडेशन। तो
अगर इन दोनों में प्रेफरेंस की बात आई तो पॉजिटिव आयन में तो कॉपर का होना था, नेगेटिव आयन में OH माइनस आयन का ऑक्सीडेशन पहले होगा, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो केवल यही पॉइंट नहीं है, तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन का मतलब कि कौन से आयंस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आयंस ज़्यादा होंगे तो उनका जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो भी होना है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आयंस ही कम हैं तो उनको किसी कैथोड या एनोड की तरफ मूव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि आयंस ही कम है तो उनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन भी कम होगा। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन भी इजी हो जाएगा। अगर हम यहीं पे देखते हैं, अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे कॉपर आयन से ज़्यादा होता तो हो सकता था कि H+ आयन का रिडक्शन पहले हो जाता कॉपर से, क्योंकि तब H+ आयन्स तो बहुत सारे हैं, कॉपर तो बहुत कम है, तो तब वो इजीली H+ आयन्स भी कैथोड की तरफ मूव करके रिड्यूस हो सकते थे। तो ये तो है सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। एक और पॉइंट है जिस पे सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस डिपेंड करता है, और उसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, क्योंकि इस पे भी डिपेंड करता है सेलेक्टिव डिस्चार्ज। सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। पहला है एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरा है इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर। तो कॉपर एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। बट इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे हमारे पास प्लेटिनम है, कार्बन है और ग्रेफाइट आप कह सकते हो, आयरन है। तो ये इलेक्ट्रोड्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में। तो इस पे भी डिपेंड करता है सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी भी एलिमेंट का ईज ऑफ रिडक्शन या ईज ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है, मतलब कितना इजीली कोई भी एलिमेंट या आयंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, ये बहुत इजीली क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं उनके आयंस। बट कुछ मेटल्स के आयन बहुत डिफ़िकल्टी से रिड्यूस हो पाते हैं। उसी तरीके से आप एनायंस का भी ईज ऑफ ऑक्सीडेशन देख सकते हो। तो इसलिए जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता करने के लिए कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज क्या होगा, मीन्स सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस के लिए हम कौन से आयंस को सेलेक्ट करेंगे। तो होप कि आपको इस लेक्चर के सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।